जी डॉक्टर अमरीन, काइंडली अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अमरीन, अपने आप को अनम्यूट करें आप म्यूट हैं। कहीं सो तो नहीं कहीं? चलें। कोई और बता दे फिर यार, वॉलंटियर करके बता दें यार आप लोग सारे। अच्छा डॉक्टर अरीशा, आप बता दें अनम्यूट करके। अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो अनम्यूट करके बता दें। आखिरी 10 मिनट है, ऑलमोस्ट एंड हो गया हमारा लेक्चर। सर सक्सेस डिपेंड करती है एल्वियोलर टाइम पे, एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम पे, स्टोरेज मीडियम पे, इंजरी कितनी हुई है, पीडीएल को इंजरी कितनी हुई है, पल्प और आरसीटी कब इनिशिएट हुई थी। सबसे बेस्ट फैक्टर कौन सा है डॉक्टर मारिया? एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब कौन बताएगा कि जब बच्चे की पहले फोन टेलीफोन एडवाइस क्या करनी है, पेशेंट पेशेंट को क्या करनी है, कौन बताएगा? तो टूथ को जो है वो जो है ना रूट से जो है वो टच नहीं करना, हम्म। क्राउन से होल्ड करना है। और टूथ जो है वो डर्टी है सर, उसको 10 सेकंड के लिए ठंडे पानी से धोना है, मतलब वॉश करना है उसको सर। हम्म। और जो है ना पेशेंट की जो मतलब जो भी फोन कॉल पे होगा, मदर या एनी अदर टीचर वट एवर, सो सर उनको कहना है कि ना इसको या तो सॉकेट में वापस डाल के जो है ना वो सर्जरी में ले आए, या फिर उसको मतलब दूध में डाल के सर्जरी में ले आए, जो भी मतलब कंफर्टेबली वो कर सकें। और सर बेहतर ये है कि ना अगर उसको सॉकेट में डाल दें और फिर जो है ना रुमाल के ऊपर बाइट कर ले पेशेंट, तो ये सबसे बेहतर रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। और सर ठीक। अब आपने एक सोल्यूशन भी बताया था, हैंक्स बैलेंस सोल्ट सोल्यूशन। सर वो बेस्ट मीडियम में है आफ्टर जो है ना पेशेंट के ऑन सॉकेट के हाँ बाद। लेकिन वलवेरी में नहीं लिखा हुआ, तो आपको मिल्क को टिक करना है। आंसर बीसीक्यू में क्या टिक करोगे? में मिल्क, हाँ। और मिल्क के बाद सिलेवा आता है, सिलेवा के बाद बक्कल सल्कस आता है, उसके बाद सलाइन आता है, ये ऑर्डर होना चाहिए। और उसके बाद आखिर में वाटर आता है। वाटर तो ऐसा है कि कुछ ना करने से अच्छा पानी में डाल दे यार, वो ये वाला सीन है। अच्छा, अब कौन बताएगा कि डेंटिस्ट के पास, फाइनल ईयर में से कौन बताएगा कि डेंटिस्ट के पास आ चुका है अब ये केस, अब डेंटिस्ट क्या करेगा? जी डॉक्टर आकिफा, आप बताएंगी अगर आप लाइब्रेरी में नहीं है तो। मैं डॉक्टर कोकब के सवाल पे आता हूँ। सर सबसे पहले तो रूट से बिल्कुल हैंडल नहीं करना, क्राउन से ही हैंडल करेंगे। फिर अगर दूध लाया है तो उसको अच्छे से रिंस करेंगे, ताकि जो मट्टी अगर लगी हुई या कुछ भी लगा हुआ है तो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। फिर सॉकेट को भी करेंगे सलाइन से क्लीन, ताकि क्लॉट या कोई फॉरेन बॉडी है तो वो क्लीन हो जाए। एरे के अंदर जो है वो दूध को जेंटली सॉकेट के अंदर डाल देंगे वापस, और नॉन रिजिड फंक्शनल चेक कर देंगे 2 हफ्तों के लिए, और फिर रेडियोग्राफी लेंगे। बेहतरीन हो गया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे डॉक्टर आकिफा, क्या ख्याल है आपका? सर एंटीबायोटिक अगर बच्चा 12 साल से कम का है तो टेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छा होता है। 12 साल से ज्यादा का है तो टेट्रासाइक्लिन वुड बी बेटर, बट अगर 12 साल से कम का है तो एमॉक्सिसिलिन हम देंगे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो डिस्कलरेशन करवाता
ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बेहतरीन है। अच्छा, अब इनके अलावा अब कौन बताएगा कि सेकेंड विजिट में हम क्या करेंगे? जी, कोई फाइनल ईयर वाला कौन बताएगा सेकेंड विजिट में क्या करेंगे? जल्दी बताएं, मैं हमारे पास भी 4:45 के बाद मैं लेक्चर पंखे के बगैर देता हूँ इस गर्मी में। तो मेरी भी हालत ख़राब हो रही होती है, मेरी कोशिश होती है 4:45 के बाद जितना जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाए। तो काइंडली आंसर करेंगे तो फिर मैं भी रिलैक्स होके जाऊँगा। कौन बताना चाह रहा है? सर सेकेंड अपॉइंटमेंट में उसका सप्लीमेंट रिमूव करेंगे 2 वीक्स के बाद, बुलाने के बाद उसको। और सर सप्लीमेंट से पहले जो है ना उसका एक रेडियोग्राफ करा लेंगे। और सर फिर देखेंगे कि ना मतलब मतलब आपने एंडोडोंटिक्स करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि ना वो हाफ एन आवर से कम टाइम जो है मतलब रहा है ओपन एपेक्स अगर उसकी है तो। और फिर अगर मतलब जब वो हाफ एन आवर से ज़्यादा रहा है तो सर अगर हाफ एन आवर से कम रहता है तो फिर उसको सिर्फ ऑब्जर्व ही करेंगे। और अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा है तो सर फिर उसकी एंडोडोंटिक्स करेंगे। और सर कंप्लीट अगर मतलब उसकी कंप्लीट रूट फॉर्मेशन हुई हुई है यानी क्लोज एपेक्स है तो फिर एंडोडोंटिक्स मतलब एंडोडोंटिक करेंगे, वो मस्ट है। मस्त है। एंडोडोंटिक्स में क्या करोगे, कौन सी इंट्राकेनाल मेडिकेशन दोगे? सर एंटीबायोटिक स्टीरॉयड पेस्ट है सर, जो हाँ। आपने बताई थी कि ना और यही लेडन मिक्स दोगे या है। फिर बाद में चेंज भी करते हैं? सर उसके बाद चेंज भी करते हैं सर, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं सर, उसके बाद फिर दोबारा उसको विजिट करते हैं, फिर मतलब ऑब्चुरेट करते हैं थर्ड विजिट में। थर्ड विजिट में ऑब्चुरेट करेंगे या जब रिजॉर्प्शन खत्म हो जाए तब करेंगे? अगर ऑप्शन खत्म होने पे ऑब्चुरेट करेंगे डेफिनेटली। ठीक हो गया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आप जिस तरह आप लोग अच्छे से बता रहे हो, यकीन है कि मुझे अगला टाइम आप सबका इंशाल्लाह क्लियर होगा। और इतने अच्छे से चीज़ें अभी 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 लेक्चर के दौरान ही याद हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार किसी को। तो अल्लाह कामयाब करे आप सबको। आमीन। तो बस यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ अगर हाँ, आखिरी सवाल, ये डॉक्टर को कब बताएंगे इसका जवाब? अनम्यूट कर लें प्लीज़ अपने आप को। हाँ, सवाल सवाल ये है कि अगर एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम 1 घंटा से ज़्यादा है, अब क्या करेंगे? सर उसमें रीप्लांटेशन तो होती है, हम्म। लेकिन उसमें जो पहले लिटरेचर था वो ये सपोर्ट करता था कि फ्लोराइड अप्लाई हमने करना होता है जो रूट है, और उसके बाद उसको प्लेस करना है सॉकेट में। हम्म। और एक कंफ्यूजन है क्योंकि जो पीओपी में लिखा हुआ है वो यही है कि एक्स्ट्रा ओरली आप इसकी रूट कैनाल इनिशिएट कर दें, लेकिन अब हम्म। जो लिटरेचर आई गेस वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा ओरल हम रूट कैनाल नहीं कर सकते। हम्म। तो ये दो बातें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, उसमें से कौन सी ऑथेंटिक है वो मैं पूछ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या याद करना चाहिए? सर मुझे लगता है सॉकेट में प्लेस करने के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए रूट कैनाल। नहीं, सॉकेट से पहले करनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डर। सही ये है। आपको याद करना है। और सही जवाब क्या है? सही जवाब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर रूट कैनाल नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये आप सही पूछ रही हैं कि सही क्या है। सही ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर रूट कैनाल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बोलना है नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डर रूट कैनाल करनी है, आपको इसको टिक करना है। क्यों इसको टिक करना है? क्योंकि आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और आपकी एग्जाम की जो कंटेंट बुक है वो विलीज की गाइडलाइंस नहीं है, वो आपकी गाइडलाइंस है वलबेरी में क्या लिखा हुआ है, पीओपी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑल। ठीक है ना? अब ऑथेंटिक बात तो वही थी। ये तो इसमें काफ़ी अनऑथेंटिक बातें हम पढ़ चुके हैं, वलबेरी में बहुत सारी अनऑथेंटिक बातें। अगर इतना कन्फ्यूजन अपने दिमाग में डालोगे ना तो फंस जाओगे। तो कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। तो हमेशा एक ही जगह से पढ़ो, और वो उस जगह से पढ़ो जिससे एग्जाम पास करना है, ये आपका अल्टीमेटम होना चाहिए। फिलहाल आपको ओपीडी में एवलजन मैनेज नहीं करनी, कौन सा भी केस आ रहा है, जब वो केस आ जाए एवलजन का तो लेटेस्ट गाइडलाइंस देख लेना। लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के लिए याद कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वलबेरी का चैप्टर याद करना है, ख़त्म हो गई बात। यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी का ही मोटो है। और ऑथेंटिकली बात रूट कैनाल नहीं करनी। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इधर जो लिखी हुई हैं वो सब गलत हैं, काफ़ी बातें गलत हैं। कभी प्राइमरी दान को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जब पहले टली जा रहा है, वो तो बिल्कुल एक बेबुनियाद बात थी। तो बेबुनियाद बातें भी याद करनी है हमें फिलहाल, ठीक है ना? तो डॉक्टर कोकब क्या होगा, एक्स्ट्रा रूट कैनाल हमें करनी है नहीं करनी? आंसर क्या टिक करोगे, करनी है नहीं करनी एक्स्ट्रा रूट कैनाल? सर नहीं करनी। नहीं करनी? इतनी मेरी मेहनत चली गई पानी में।
डॉक्टर रईसा कह रही हैं करनी है। अच्छा डॉक्टर रईसा, आप क्यों, आप अनम्यूट करके बताएं क्यों करनी है। सर क्योंकि बुक में लिखा है। हाँ, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। क्या जबरदस्त जवाब है। वो करनी है यार, करनी है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, वलबेरी में लिखा हुआ है। आईएमएम पेपर वलबेरी से आएगा कि उसकी उसकी होगी। तो आप उन पे केस नहीं कर सकते सीपीएसपी वालों से, नहीं वो फिर बैठ के रोगे, मार्क्स कम आएंगे। ठीक है ना। और फाइनल ईयर वालों को भी वलबेरी फॉलो करना है, सीधी सी बात है। तो करनी है। अगर एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है तो फिर ओपन एपेक्स चेक करना है या क्लोज एपेक्स है। ओपन एपेक्स है तो रीइम्प्लांट भी नहीं करना। अगर क्लोज एपेक्स है तो फिर आपने क्या करना है, रूट कैनाल करके रीइम्प्लांट करना है और स्पिन करना है 4 हफ्तों के लिए, और उसका मकसद होता है एनकाइलोसिस को बढ़ा देना। ठीक है। दिस इज ऑल। अब थोड़ा सा हम रिजॉर्प्शन पे बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि रिजॉर्प्शन यहाँ से नहीं पढ़नी। ये भी मैं बता रहा हूँ, पीजीज को रिजॉर्प्शन यहाँ से नहीं पढ़नी, और मत पढ़िएगा भाई, खुदा का वास्ता यहाँ से मत पढ़िएगा। कहाँ से पढ़नी है, पीओपी से पढ़नी है। अब दोनों से नहीं पढ़नी, वरना ये भी समझो वर्क स्मार्ट स्ट्रेटेजी समझो ना, कि वो ना, नहीं इधर से भी पढ़ूं फिर उधर से भी पढ़ूं फिर उधर से भी पढ़ूं। अबे भाई दिमाग का कचूमर हो जाएगा। ऐसे लोगों के एग्जाम कभी जिंदगी में नहीं निकलते हैं, बैठे रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा एग्जाम जो आईएमएम पहले अटैम्प्ट में निकला, पार्ट 2 थ्योरी पहले अटैम्प्ट में निकला, दोनों थ्योरीज मेरी पहले अटैम्प्ट में निकली हैं। तो उसका एक एक तो अल्लाह ताला का एहसान, किस्मत अच्छी, नसीब अच्छा, दुआएं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आसानी, लक अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन एक जो थोड़ा सा क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगा, वो दूंगा स्मार्ट स्ट्रेटेजी। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं पढ़ता, मैं बहुत समझदारी से पढ़ता था। मैंने सिर्फ एक एक चीज़ एक जगह से पढ़ी, अगर दूसरी जगह से कोई नया पॉइंट था वो उसी पहली जगह पे लिख दी, ताकि मुझे रिवाइज इन द एंड एक ही जगह से करना चाहिए। ऑर्गेनाइज नॉलेज होती थी मेरी हमेशा, तो कभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होती थी, मुझे पता था एग्जाम में मुझे क्या लिख के आना है, एग्जामिनर मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपके अंदर चाह रहा हूँ, ये चीज़ आ जाए। और इवन पार्ट 2 के अंदर तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स फाड़े हैं, मैंने किताबों पे ऐसे कट लगाए हैं। तो ऐसे कौन करता है, टॉपर तो कभी भी नहीं करता। मैं अंडर ग्रेड में भी हमेशा टॉपर रहा हूँ। और मेरी अंडर ग्रेड की जो किताबें होती थी, वो सप्ली होल्डर देख के हैरान हो जाते थे, कह रहे हमसे ज़्यादा तो आप कम पढ़ते हो। सच बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ने वाला कभी भी नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ने वाला था। तो स्मार्ट पढ़ो, और जो पढ़ो वो तो ऐसे पढ़ो कि बस आपको ही, आपने ही, आप उसके ऑथर हो, आपने ही किताब ही आपने लिखी है, तो ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो अब रिजॉर्प्शन को बिल्कुल शॉर्ट में मैं वलबेरी के बता रहा हूँ, सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए बात बता रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से उनकी पीओपी किताब नहीं है, और उनको तुराब निजात में देख लें, वहाँ से अगर अच्छा लिखा हो तो वहाँ से पढ़ना है, पीजीज को पीओपी से पढ़ना है। लेकिन ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वलबेरी में, क्योंकि बहुत बेकार, वलबेरी में बिल्कुल खास नहीं लिखा हुआ। अब रिजॉर्प्शन, एक होती है इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन जिसको कहते हैं इन्फेक्शन रिजॉर्प्शन, और एक होती है रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन। अब हम पहले बात करेंगे इन्फ्लेमेशन रिजॉर्प्शन की। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। इन्फ्लेमेशन रिजॉर्प्शन या इन्फेक्शन रिजॉर्प्शन 3 किस्म की होती है, दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्दर 2 किस्म की होती है, लोकेशन की बेसिस पे, एक्सटर्नल अपाइकल, एक्सटर्नल सर्वाइकल। एक्सटर्नल का मतलब है रूट के बाहर से शुरू होना। अगर एपेक्स के बाहर से शुरू हो रही है तो एक्सटर्नल अपाइकल, और अगर सर्वाइकल ही हो रही है तो एक्सटर्नल सर्वाइकल। और इंटरनल क्या होती है, कैनाल के अंदर से शुरू होती है। तो एक्सटर्नल अपाइकल रिजॉर्प्शन है, उसमें क्या होता है, रेडियोलुसेंसी होगी एपेक्स पे। जो एक्सटर्नल सर्वाइकल है, रेडियोलुसेंसी होगी सर्वाइकल रीजन पे। और एक बड़ा बीसीक्यू का अहम पॉइंट है कि यहाँ पे रिजॉर्प्शन होती है ना सर्वाइकल पे, तो क्या होता है, खाली जगह पे ग्रेन्युलेशन टिश्यू आ जाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए वो पिंक कलर का होता है, और इसको कहते हैं पिंक स्पॉट। पिंक स्पॉट जो है ना, वो एक बीसीक्यू का जवाब है कि उसका ट्रेडमार्क है एक्सटर्नल सर्वाइकल रूट डिसऑप्शन का, क्या, पिंक स्पॉट। थोड़ा सा भी प्रोबिंग करोगे बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, क्योंकि ग्रेन्युलेशन टिश्यू में वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खून निकलता है। तो हमेशा प्रोबिंग करने से खून निकलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको रूट कैरी से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, यही है, पिंक स्पॉट होगा नंबर 1, नंबर 2 बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, और नंबर 3 इसकी लोकेशन थोड़ी सी ऊपर होगी, रूट कैरी इसकी थोड़ी नीचे होती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा क्या करोगे इसकी मैनेजमेंट में, एक्सटर्नल अपाइकल रूट डिसऑप्शन की मैनेजमेंट में क्या करते हो, रूट केनाल करते हो, रिमूव द कॉज। इसका बेसिकली कॉज क्या होता है, एक तो ट्रॉमा होता है, एक तो होता है नेक्रोटिक पल्प।
तो पल्प को निकालो ताकि रिजॉर्प्शन रुक जाए और इंट्राकेनाल मेडिकेशन डालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब तक रिजॉर्प्शन रुक नहीं जाती। जैसे ही रिजॉर्प्शन रुक जाए ऑब्चुरेशन कर लो। एक्सटर्नल सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन की मैनेजमेंट क्या है, सेम है कि कैल्शियम रूट कैनाल करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालो और तब तक ऑब्चुरेट ना करो जब तक रिजॉर्प्शन खत्म ना हो जाए। लेकिन जो बाहर वाला जो डिफेक्ट है ना, उसका क्या करना है, उसको आपने फ्लैप देकर उसको एक्सकेवेट करना है या रिमूव करना है डिफेक्ट को, और एमटीए से रेस्टोर कर देना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्सटर्नल सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन की। इंटरनल रूट रिसॉर्प्शन में क्या करना है, उसमें क्या होता है, कैनाल की सिमेट्री बिगड़ जाती है। क्योंकि कैनाल नॉर्मली ऐसे है ना, तो वो ऐसे हो जाएगी कैनाल। ये अंदर वाली क्या होगी, रिजॉर्प्टिव एरिया थोड़ा सा खुल जाएगा, कैनाल नैरो की जगह पे थोड़ी सी बीच से वाइड हो जाएगी। ये नॉर्मल कैनाल, ये इंटरनल रिजॉर्प्शन कैनाल, ये रिजॉर्प्शन वाली एरिया अंदर से रिजॉर्प्शन हो रही है। तो इसमें क्या मसले पेश आते हैं, चैलेंजेस पेश आते हैं ड्यूरिंग रूट कैनाल, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कैनाल में। नंबर टू, इरिगेशन करना मुश्किल होता है। तो इरिगेशन किससे करते हो आप, पैसिव अल्ट्रासोनिक इरिगेशन करते हो, यानी कि अल्ट्रासोनिक टिप डालते हो अंदर और उससे क्या होती है, पैसिव अल्ट्रासोनिक इरिगेशन होती है। तो ये जो रिजॉर्प्टिव एरिया है कैनाल का, उसमें भी इरिगेशन चली जाती है। नंबर थ्री, इंट्रा कैनाल मेडिकेशन डालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम, जब तक रिजॉर्प्शन ना रुके। और नंबर फोर, जब ऑब्चुरेशन करते हो तो थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन करते हो, बीसीक्यू का जवाब। क्योंकि रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट के अंदर कोल्ड एटल जीपी नहीं जाती, सिंगल कोन जीपी नहीं डालती। तो आपने क्या करना है, लिक्विड वाली जीपी डालनी है, यानी थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन करनी है, बीसीक्यू का जवाब। तो ये मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, मेन मेन मुद्दे बता रहा हूँ। और इसमें कैनाल का स्ट्रक्चर खराब होता है और उसको फिर रिस्टोर कर देना है। और उसके बाद आखिर में एक जो होती है वो होती है रिप्लेसमेंट डिजॉर्प्शन, वो अलग चीज़ है। वो इन्फ्लेमेशन डिजॉर्प्शन नहीं है, वो रिप्लेसमेंट डिजॉर्प्शन है। उसमें बेसिकली क्या होता है, एपेक्स रिजॉर्ब होती है और एपेक्स की जगह पे बोन बनना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। यानी कि एपेक्स इज रिप्लेस्ड बाय बोन, सीमेंटम इज रिप्लेस्ड बाय बोन, तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट डिजॉर्प्शन। और ये इसको दूसरा नाम क्या है, एनकाइलोसिस। अगर रूट रिजॉल्व होगी और उसकी जगह पे बोन बनेगी तो क्या होगा, दांत और बोन अटैच हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एनकाइलोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, एक डायग्नोस करने का एक तरीका क्या होता है, परकशन करो। और परकशन में कौन सा साउंड आएगा, एक मेटेलिक साउंड आता है, जो मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। ये बीसीक्यू का पॉइंट है, मैं सर वो बातें बता रहा हूँ जो मोटे मोटे बीसीक्यू के पॉइंट है, ताकि बाकी इधर से कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है सर, बीसीक्यू के पॉइंट्स बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ। और बाकी वलबेरी में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, जो मेन मेन बातें बता रहा हूँ। अब उसमें आपने एक देखी जाती है, एनकाइलोसिस में क्या होता है, वो दांत एनकाइलोस्ड हो जाता है। तो अगर ग्रोइंग बच्चा है तो बाकी के दांत इरप्ट होना शुरू होते हैं, ग्रो होना शुरू होते हैं, वो अपनी जगह पे रह जाता है, वो ऊपर नहीं होता। तो क्या होता है, इंफ्रा ऑक्लूजन हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इंफ्रा ऑक्लूजन 1 to 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है, यानी कि मॉडरेट टू सिवियर है, 1 to 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, अगर यानी कि ये दांत, सामने वाला दांत इससे 1 to 2 मिलीमीटर ऊपर हो चुका है, तो क्या हम बोलेंगे, इंफ्रा ऑक्लूजन 1 to 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, डी कोरोनेशन करते हैं। डी कोरोनेशन का मतलब है कि उसकी क्राउन काट देंगे सीईजे से, क्या करेंगे, क्राउन को रूट से जुदा कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग रूट कैनाल की आप क्या करोगे, क्लीनिंग शेपिंग करोगे और ऑब्चुरेट नहीं करोगे। और अगर ऑब्चुरेट हो गई है तो जीपी निकाल दोगे और कैन रूट को वहीं पे वहीं छोड़ दोगे। उससे क्या होगा, रूट आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होगी और बोन में तब्दील हो जाएगी। द रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बोन। इससे इसको कहते हैं, एनकाइलोसिस ने क्या किया, पूरा रिप्लेस कर दिया रूट को बोन में। तो ये हम इसको डी कोरोनेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट प्लान है अगर इंफ्रा ऑक्लूजन ज़्यादा है। अगर इंफ्रा ऑक्लूजन थोड़ी है तो डी कोरोनेशन नहीं करनी। तो दिस इज़ ऑल, और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ट्रॉमा का। 2 दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और जो लोग लाइव आए उनके बहुत, मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है लाइव आते हो, वरना तो रिकॉर्डिंग तो वैसे ही अपलोड होते रहते हैं, लेकिन लाइव आने का अपना एक है, ताकि स्पीकर को भी लगे कि इसका टाइम यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर लाइव बच्चे कम आएंगे तो फिर हिम्मत, बंदा बोले यार अपलोड, सबको ही अपलोड सुनना है, तो फिर अपलोड बंदा ही कर ले डायरेक्ट। तो आप लोगों की वजह से ही हमारे लाइव सेशंस जानदार रहते हैं, तो थैंक यू सो मच और स्टे ब्लेस्ड। और अगर कोई भी सवालात हो तो आप आगे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना। हाफिज़।